दो बड़ी खबरें आपके सामने हैं और बाजार पर उनका क्या असर होने वाला है वो आपको बताना है। पिछला हफ्ता जिस तरह से हमने देखा कि मतलब लगभग 26,300 के आसपास से गिर करके अब हम वापस निफ्टी को 25,000 के करीब देख रहे हैं। तो क्या बिल्कुल मेक और ब्रेक वाली स्थिति में बाजार, भारतीय बाजार इस समय दिख रहा है? और साथ में जो चुनावी खबर आ रही है, क्या वो मतलब से कहें कि अ, मतलब एक और तड़का लगाएगा या जले पर नमक छिड़केगा? क्या कुछ उस तरह का हाल रहेगा बाजार में सोमवार को? देखिए, ऐसा है कि बाजार निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब ऐसे जगह बंद हुए हैं कि है तो क्रूशियल प्लेस, क्योंकि 50 डीएमए से या इसके आसपास से निफ्टी रुक तो जा रही है, बहुत लंबे समय से रुकती आ रही है। लेकिन सिचुएशन चेंज होते हैं, डायनामिक्स चेंज होते हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लीट इवैल्यूएशन करनी पड़ती है और जब तक रिटर्न नहीं होता है यहाँ से निफ्टी, तब तक ये मान के चलें कि अभी करेक्शन ओवर नहीं हुआ है। जिस दिन एक बॉटम फॉर्मेशन दिख जाता है, तभी यहाँ से मानेंगे कि करेक्शन खत्म हो गया है। एक कारण इसका ये है कि मार्केट अभी भी कंप्लीटली ओवरसोल्ड नहीं दिख रहा है। तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड नहीं होने का मतलब ये है कि 50 डीएमए को एकदम सैक्रोसैंक्ट तो नहीं मान सकते। वीकनेस है। अ, आपने जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की, अभी क्या है कि एक तो चाइना ने ऐड किया हुआ है प्रेशर, उसके ऊपर अभी ये न्यूज़ आ जाएगा, तो नी जर्क में थोड़ी वीक सेंटिमेंट हो सकती है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना है कि बाजार जस्ट 50 डीएमए के आसपास निफ्टी बैंक दोनों बंद हुए हैं। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओपन हो वीक, लेकिन वहां से बाजार संभले, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन फिर भी रिटर्न होके क्या फिर से अपवर्ड ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, वो वेट एंड वॉच में रखेंगे। बिल्कुल, यहाँ जो दर्शक चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें आपको दिख रहा है जो ऊपर हरी वाली रेखा है वो दरअसल 20 डे मूविंग एवरेज है, 20 दिनों का मूविंग एवरेज, और उसके नीचे जो बैगनी रेखा पर्पल लाइन दिख रही है वो बिल्कुल 50 डे मूविंग एवरेज है और वहीं पर आपको अ, इस हफ्ते का क्लोज दिख रहा है। और इसके नीचे शोमेश खतरा यही है कि अब यहाँ से फिसले तो फिर कहाँ जाएंगे? तो क्या ये कहा जाए कि 25,000 पहले भी चर्चा हुई थी, एक मनोवैज्ञानिक स्तर रहेगा, उसके आसपास आपने कहा था सपोर्ट मिलेगा, 50 डे मूविंग एवरेज भी है, लेकिन ये सब चीजें छूटी हाथ से तो फिर क्या सीधे हम 23,000 के आसपास जो लाल रेखा दिख रही है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, उसकी तरफ नजर डालेंगे? देखिए, ऐसा है कि इतना एक बार तो बाजार यहाँ से संभलना चाहिए, क्योंकि 25,000 से ज़्यादा जो मेरी नज़र है वो 24,800 पे है। बिकॉज ये जो हमारा नया रन शुरू हुआ था ना, जो करीब करीब 23,800 के पास से शुरू हुआ है, इसका 62% रिट्रेसमेंट करीब 24,800 है। इसलिए मैं इस चीज़ को ओपन रख रहा हूँ कि हो सकता है कि बाजार ओपन वीक हो और 24,800 के पास सपोर्ट लेके जी, वापस सुधरने की कोशिश करे। सोमेश एक बार वो रिट्रेसमेंट लेवल फिर से बता दीजिए, चार्ट पे डाल देते हैं उसे। कहाँ से लेना है इसे? जी बिल्कुल। ये इलेक्शन डेट? नहीं, ये 5 अगस्त, 5 अगस्त का जो लो है वहां से ओके, लेंगे इसको। जी। तो ये मतलब जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम हम ले सकते हैं, ये उसकी बात है। हाँ, एक्चुअली हुआ ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो था ना, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा था कि 25,600 के नीचे क्लोज नहीं चाहिए हमको, वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रीच हो गया। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रीच हो गया, तो पहला जो मैंने मार्कर ले लिया है वो है कि शॉर्टेस्ट ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से हम इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 24,800 वाला मामला नहीं संभलेगा, तो फिर थोड़ा बड़ा देखना पड़ेगा, मे बी 23,000 के नीचे तक देखना पड़ेगा। इसलिए इस मार्कर को पहले रूल आउट करते हैं। ये नहीं रूल आउट होता है, तब फिर अगली जगह फिर देखते हैं कहाँ बनती है। लेकिन अभी फिलहाल इसके नीचे 24,800 के नीचे मैंने एनालिसिस की ही नहीं है, बिकॉज वहाँ पे 50 डीएम है, वहाँ पे रिट्रेसमेंट है, मार्केट इतने दिनों से गिरता आ रहा है। तो इसलिए फर्स्ट राउंड में तो उससे ज़्यादा एनालिसिस अभी नहीं करेंगे, और गिरता है तो फिर उसके बाद देखेंगे। इतना ध्यान रखें कि अभी जब तक अप ट्रेंड रिज्यूम होने का आइडिया नहीं लग जाए, या
थोड़ा और डीप डिसेंट करेक्शन स्टॉक्स में नहीं हो जाए, तब तक खरीदारी बहुत ज़्यादा अभी शुरुआत ना करें। जी। तो मोटे तौर पे आप कह रहे हैं 24,800 या उसके आसपास जो ये स्विंग लो है आपका 24,750 के आसपास का, ये अभी एक सपोर्ट देने की हालत में रहेंगे? रहना चाहिए, रहना जी, चाहिए, क्योंकि ओवरसोल्ड अगर बाज़ार नहीं है तो 24,800 के आसपास ओवरसोल्ड हो सकता है। लेकिन वो बॉटम बनेगा क्या? ये कोट अनकोट वो बॉटम बनेगा क्या? इसका अभी वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। जी। तो आपके सामने दिक्कतें हैं, कुछ जोखिम है और उन सब का असर हमें आगे देखना पड़ेगा। शोमेश यहाँ पे पहले थोड़ा जो पश्चिमी एशिया में चल रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। उसके चलते हमें कितना असर आगे चल कर के दिख सकता है। अ, हर कोई जो है वो अपनी तरफ से तो दिखाता है कि भई हम तो सामने वाले को तबाह कर रहे हैं। तो युद्ध के समय में आपके सामने बहुत सारी सूचनाएँ आती हैं जिनमें किस पर भरोसा किया जाए, किस पर ना किया जाए, ये तय कर पाना कई बार बड़ा मुश्किल भी होता है। लेकिन उन सब के बीच में आपको ये भी देखना तौलना पड़ता है कि कौन किस हद तक आगे जाएगा। जैसे अ, हमारे सामने ताज़ा स्थिति क्या है कि ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें छोड़ दी इज़राइल के ऊपर। अब कयास ये है कि इज़राइल इसके पलटवार के रूप में क्या करेगा? और उसमें तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं कि भई आप अ, ईरान के सामरिक ठिकानों पे हमला करेंगे या ईरान के परमाणु संबंधी जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर रिसर्च सेंटर हो या जहाँ पर आपको लगता हो कि वहाँ पे परमाणु हथियार बनाए जाते होंगे, उन सब चीज़ों पे इज़राइल हमला कर सकता है या किसी और तरीके से तेल ठिकानों पे हमला किया जा सकता है, तेल संयंत्रों पे, प्लांट्स पे हमला किया जा सकता है। ये सारी अटकलें चल रही हैं और उसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसी को नहीं मालूम है अभी। अ कम से कम हमें आपको तो नहीं मालूम है। और उसी तरह से ईरान फिर वापस आगे कितना एग्रेशन दिखाएगा ये भी बड़ा मुश्किल है। उनके सुप्रीम लीडर ने जो कहा है उसमें ये है कि ज़रूरत पड़ी तो आगे और हमले हम फिर से करेंगे। यानी एक कोट अनकोट ज़रूरत पड़ी तो, ये उन्होंने जोड़ रखा है। तो क्या इसको एक सूदिंग फैक्टर के तौर पे देखा जाए कि भैया हाँ, वो कह रहे हैं कि भई अब हम तुरंत और कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हमें जितना करना था हमने कर लिया। ज़रूरत पड़ी तो और करेंगे, मतलब अगर उधर से पलटवार बहुत भारी आ गया और उसका हमें जवाब देने की मजबूरी आ गई, तो फिर हम देंगे, नहीं तो हमें जितना करना था हमने कर लिया। और अगर ये एक मैसेज है इज़राइल को कि भैया ठीक है, हमें जितना करना था हमने कर लिया, अब तुम भी कुछ करना है तो लिमिट में करो या मत करो। अब क्या ये समझा जाए कि मतलब ठीक है, युद्ध की ज्वालाएँ भड़क रही हैं, लेकिन वो एक दायरे से बाहर नहीं जाएँगी या अनकंट्रोल्ड होने की स्थिति अभी बाकी है? मेरी समझ और सोच थोड़ी इसमें अलग अलग चल रही है। मेरा आज के समय में मानना ये है कि पूरे विश्व में बैलेंस ऑफ पावर है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सामने वाला है वो देखने में कद-काठी में तो छोटा है, लेकिन उसके पास जिस तरह के वेपन हैं, वो आपको भी डीप हार्म कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। मतलब मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा पहलवान सामने लड़ रहा है और सामने एक छोटू कोई जिसको बोलते हैं एकदम पतला-दुबला कोई इंसान लड़ने के लिए खड़ा है। लेकिन सामने ताकतवर पहलवान के सामने जो छोटू-सा पहलवान है, उसके हाथ में अगर आप कोई हथियार दे दीजिए, तो फिर वो सामने वाले पहलवान से किसी भी तरह से कम ताकतवर नहीं रह जा सकता। फिर उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। ये पूरा वर्ल्ड मेरे हिसाब से बैलेंस ऑफ पावर में चल रहा है और जब से न्यूक्लियर पावर आया है, ये वर्ल्ड बैलेंस ऑफ पावर में है। इसलिए इज़राइल हो, रशिया हो, चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, चाहे कोई भी हो, इस चीज़ से सब के सब परिचित हैं कि ऐसी सिचुएशन है। इसलिए आज के वॉर में शुरुआत की जाएगी, वॉर में शुरुआत होगी, थोड़ी लड़ाई चलेगी, नुकसान किया जाएगा। ये टेस्ट मेरे ख़्याल से इसे टेस्ट फायर होता है, मेरे हिसाब से ये टेस्ट फायर होगा कि इतने में सामने वाला रुक जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से वॉर नहीं होगा, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक वॉर होगा। कारण ये है कि आज की तारीख में आप डायरेक्ट फाइट करके ना कि अपना भी इक्वल नुकसान करते हैं।
इसलिए पूरी कोशिश ये रहती है रहेगी, अगर स्ट्रैटेजिस्ट के हिसाब से मैं चलूँ तो, कि सामने वाले को इकोनॉमिकली वीक करो। अगर इकोनॉमिकली वीक करोगे तो वैसे भी वॉर करने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से, अगर मान लीजिए कि मैं अगर किसी तरीके से इज़राइल के तरफ से स्ट्रैटेजिस्ट होता, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती कि ईरान को इकोनॉमिकली कंप्लीटली वीक करो, और जहाँ पे आपने बोला तेल के ठिकानों पे हमले पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज़ इकोनॉमिकली वीक करना है, आपके जो एसेट्स हैं उससे वीक करना है। और अगर वो वीक हुआ, वॉर के लिए बहुत ज़बरदस्त फंडिंग लगती है। वो फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग या तो आपके एसेट से आएगी, या फिर सामने से कोई आपकी सहायता करने आए, वो कर्जे से होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत में ये जो है थोड़ी भड़केगी, लेकिन उसके बाद ये मोस्टली इकोनॉमिक वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये फिर धीरे-धीरे चलती रहेगी। जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है, इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। जी, तो अगर ये एक आर्थिक युद्ध में तब्दील होता है, तो क्या जो मैंने तमाम अटकलों के बीच में एक चीज़ जोड़ी कि शायद ईरान के जो तेल ठिकाने हैं, उन पर हमला किया जाए। अगर वैसा होता है, तो फिर उसके तो आर्थिक परिणाम हमें बाज़ारों पे भी दिखेंगे साफ़ तौर पे। बिल्कुल। उससे फिर कोई भी अछूता नहीं रहेगा, और भारत जैसा देश, जहाँ पे हम अभी भी बहुत डिपेंडेंट हैं, बहुत निर्भर हैं, ऑयल इंपोर्ट पे ही हम निर्भर हैं। उस केस में प्रॉब्लम तो होगी होगी। लेकिन फिर क्या है ना, फिर दोस्ती कराने वाले लोग भी आएँगे साथ में। भले ही दोस्ती करा नहीं पाएँ, लेकिन जो क्षति है, जो नुकसान है, उसको कम कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन इन द इंटरिम इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर अ, ऑयल के ठिकानों पे हमला किया जाता है और उसका नुकसान होता है, तो फिर ऑयल प्राइस बढ़ेगा, और 100 के ऊपर अगर ऑयल प्राइस गया, ब्रेंट क्रूड गया, तो फिर भारत को भी तकलीफ। 70 टू 100 का रेंज, आप एक तरफ से नॉन इवेंट, मेरे हिसाब से तो नॉन इवेंट चलेगा, उसके ऊपर ही प्रॉब्लम होगी। जी, आपने ब्रेंट क्रूड का ज़िक्र छेड़ दिया, तो अभी ये 78 के आस-पास ही है। कुछ लोग ज़िक्र कर रहे हैं कि शायद ये 85 तक चला जाए। तो क्या ये अभी कच्चे तेल की जो स्थिति है, क्या ये कह रहा है कि हाँ, दिक्कत तो कुछ हुई है, लेकिन अभी इतनी नहीं हुई है कि उसे हम बेहिसाब दिक्कत कहें, और इतनी नहीं हुई है कि हम पैनिक बटन दबा दें? हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, और ये बात सही है कि अगर आप एनालिसिस लेके चलें तो 85 के आसपास तो बन सकता है। इसमें एक छोटा-सा एनालिसिस आपको हेल्प कर सकता है। अ, एक जो मेजर ट्रेंड लाइन है वो तो निकल चुका है। अगर आप चाहें तो एक अ, हाई ले सकते हैं 25th सितंबर का 2023, और 8th अप्रैल 2024। ये ट्रेंड लाइन को आप आगे चला सकते हैं। मेरे हिसाब से 85 के आसपास आसपास ऑयल को रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा एक बार में तो नहीं जाना चाहिए। आप इसी ट्रेंड लाइन का ज़िक्र कर रहे हैं ना? वो डेट कौन-सा है? जी, ये पहली तारीख जो है ये मेरा ख़्याल है ये 28 सितंबर की है, 2023, और दूसरी जो है वो 12 अप्रैल की। सॉरी, वो जो नंबर्स हैं वो चेंज, वो नंबर हैं आप, हाँ, 28 सितंबर 2023, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको लेके जी। चलिए, मेरे हिसाब से ऑयल ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। यानी कुछ समय के लिए ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फाइनली जाकर के ये 85-86 के आसपास कहीं पर थमेगा। लगता तो है, अभी तो देख के मुझे ये लगता है कि उसके आसपास रुक जाएगा। जी, मतलब ये कि आज जितनी आक्रामकता दिख रही है, अगर इतनी ही रहती है या थोड़ी ठंडी पड़ने लगती है, तो ये स्थिति होगी, या अगर आक्रामकता थोड़ी और बढ़ती है, तब ऐसा होगा? मेरे हिसाब से ये अर्ली फैक्टरिंग है, ये मान के कि यहाँ से और भी एग्रेशन बढ़ने वाला है।
तो 85 जाने का मतलब वो एजम्पशन के साथ जाएगा कि काफी एग्रेसिव मामला जा सकता है। यानी दोनों तरफ से थोड़ी धींगा मुश्ती और होगी, थोड़ा पोस्चरिंग और होगी, थोड़े बम बारूद और छूटेंगे, उस स्थिति में ये 85-86 की तरफ जाएगा। बिल्कुल। जी। और दूसरी संभावना अगर हम ये लेकर के चलें कि भई जैसा ईरान ने संकेत दिया कि भई एक समय अभी हमें जितना करना था हमने कर लिया, ज़रूरत पड़ी तो और आगे करेंगे। मतलब ये कि अभी हम खुद बढ़ कर के खुद और हमले नहीं करने जा रहे हैं। ये उसका एक इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है, उसका एक मतलब निकाला जा सकता है। तो अगर इस मतलब को समझते हुए इज़राइल एक लिमिटेड पलटवार करता है और ईरान कहता है कि चलो ठीक है, इग्नोर करो या मतलब सिर्फ़ दिखाने के लिए कुछ और कर दो। तो अगर मार्केट ये समझता है कि हाँ, अब दोनों लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो जो होता है ना कि भई 2 लोग जब लड़े तो फिर बस आज छोड़ब नहीं, और दोनों तरफ से लोग पकड़ के दूसरी तरफ खींचते रहते हैं। वैसी वाली धींगा-मुश्ती चलती रहेगी फिर। वो लेटर ऑन होगा। मेरे हिसाब से इज़राइल अभी और भी इस चीज़ को आगे लेके जाएगा, बिकॉज़ इज़राइल के लिए तो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला सिचुएशन है ना, बेचारा बीच में एकदम घिरा रहता है। इसलिए इस बार ये जो शुरुआत की है, इसको बीच में वो नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं वहाँ पे स्ट्रैटेजिस्ट होता तो मैं इसको थोड़ा कन्क्लूसिव ले जाने की कोशिश करता। कन्क्लूसिव अपने समझ में, कन्क्लूसिव बाहर वालों के हिसाब से नहीं। देखिए, एक क्या होता है कि एक लड़ाई में ऑप्टिक्स मैनेजमेंट होता है और अंदर से जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसकी फुलफिलिंग होती है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अलग होंगे, और जो ऑप्टिक्स मैनेजमेंट है जो कि बाहर वालों को, बड़े देशों को दिखना चाहिए कि कहीं बहुत ज़्यादा लोगों के जान माल का नुकसान नहीं हो रहा है, और हम जो लड़ रहे हैं सिर्फ अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, हमको जहाँ बचाना है अपने आप को उसके लिए लड़ रहे हैं। ये सब मैनेजमेंट के साथ बढ़ेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे और स्ट्रैटेजिकली इस चीज़ को आगे लेके जाएँगे। इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता है। और इसके अगेंस्ट में ईरान फिर से कुछ ना कुछ करेगा, ये कहने के लिए कि हाँ, मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। ये चीज़ चलेगी, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में पहला, अगर ईरान ज़्यादा एग्रेसिव होगा तो मुझे लगता है कि फिर इज़राइल उनको इकोनॉमिकली वीक करने के पीछे पड़ेगा। अभी तक तो नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ फिलहाल इज़राइल अपनी ऑब्जेक्टिव फुलफिलिंग में लगा है और वहीं लगा रहेगा। लेकिन अगर ईरान ज़्यादा, अगर इज़राइल आगे बढ़ेगा, मेरे हिसाब से बढ़ेगा। अगर ईरान फिर से रिटेलिएट करता है, जी। तो फिर मामला इकोनॉमिक वॉर की तरफ बढ़ना चाहिए। वापस अगर मान लीजिए इज़राइल ने नए फ्रंट ईरान की तरफ ज़्यादा नहीं खोले, हालाँकि कहने को अब हिज़्बुल्लाह जो है वो प्रॉक्सी ईरान ही है। या लेबनान में जहाँ पर उसने नया फ्रंट खोला वहाँ भी एक तरह से प्रॉक्सी ईरान है। लेकिन प्रॉक्सी ईरान से लड़ता रहे वो, जो मुख्य ईरान है उसको कहे कि भई फिलहाल अभी हम नया डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे आपको। अगर ऐसा आज तक होता है तो तो क्या बाज़ार के लिए ये एक मतलब सूदिंग फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा ना। देखिए क्या है कि रशिया यूक्रेन में भी ऐसा थोड़ी है कि रशिया और यूक्रेन चल रहा है। रशिया वर्सेस कंप्लीट यूरोप चल रहा है। पीछे से यूएस भी सपोर्ट कर रहा है। तो जो दिख तो फिर रहा है, दिख ही रहा है। रशिया वर्सेस नाटो कहना बेहतर है। रशिया वर्सेस नाटो, करेक्ट। सही बात। सिर्फ नाटो ने अपनी सेना भले ना उतारे, लेकिन चल तो वही रहा है और यहाँ भी वही चलने वाला है। बिकॉज़ कोई भी क्या है कि अपना फेस बचा के चलेगा कि बाद में उसको तकलीफ नहीं हो। इंटरनेशनल जो भी उनका मैनेजमेंट होता है, क्या कूटनीति, राजनीति जो भी कह लीजिए उसको। लेकिन चलेगा फाइनली वही। अब मैं नहीं आऊँगा सामने, भाई मैं लड़ नहीं रहा, मैं नहीं लड़ रहा, कहाँ लड़ रहा है? देखो मैं कहाँ लड़ रहा हूँ। लेकिन पीछे से अब बाकी सपोर्ट करते रहे, भाई तुम जाओ लड़ो, तुम जाओ लड़ो, वही होने वाला है, प्रॉक्सी वॉर ही चलने वाला है। आज तक कभी दिखा है क्या सीधा कि पाकिस्तान लड़ता है भारत से? कभी नहीं दिखा है। कौन करता है फंडिंग? सभी जानते हैं टेररिस्ट की फंडिंग कौन करता है।